बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ वेक्टर्स के कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 7.4 से सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें एक्सरसाइज 7.4 के प्रॉब्लम नंबर 4 में एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस गिवन हैं और हमें उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने का कहा गया है। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज वेक्टर्स। हम नहीं जानते कि वेक्टर्स की मदद से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं यूजिंग वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इस वक्त एक पैरेललोग्राम PQRS। स्टूडेंट्स, आपको रिकॉल करना है फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का इन ज्योमेट्री। जी, ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चों को याद होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। चलें, ज्योमेट्री में फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। अब सवाल यह है कि यहां पर आप बेस किस साइड को कंसिडर करेंगे? आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो साइड बॉटम पर होती है उसे बेस मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट गलत है। आप किसी भी साइड को बेस बना सकते हैं। आपको उस साइड के रेफरेंस से देन हाइट फाइंड आउट करनी होगी। स्टूडेंट्स, यहां पर आप किसी भी साइड को अगर बेस मान लें तो उस साइड के रेफरेंस से आपको हाइट ड्रॉ करनी होगी। फर्ज करें यहां पर मैं साइड PQ को बेस मान लेता हूं, तो अब स्टूडेंट्स हाइट का तस्वुर क्या है आपके ज़हन में? बेस के रेफरेंस से हाइट जो होती है वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक का वर्टिकल डिस्टेंस होता है। यहां पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स हैं PQ बेस के रेफरेंस से वो हैं S और R। अगर आप S से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें साइड PQ पर तो ये आपके पास आ जाएगी इस पैरेललोग्राम की हाइट। इसी तरह आप R से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंशन ऑफ PQ पर होगा। ये भी हाइट कंसीडर होगी इस पैरेललोग्राम की। स्टूडेंट्स, बेस इनटू हाइट हमारा बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन हमने देखना है कि यूजिंग वेक्टर्स हम इसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा हूं। एक टेबल बना रहा हूं। इस टेबल में हमारे पास पहले कॉलम में बेस, दूसरे कॉलम में हाइट और तीसरे कॉलम में इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। बेस इनटू हाइट का रिजल्ट इनफैक्ट हमारे सामने आएगा। स्टूडेंट्स, हम किसी भी साइड को बेस कंसीडर कर सकते हैं, यह भी हमने बात कर ली। फिलहाल हम साइड PQ को बेस मान रहे हैं। अगर हम साइड PQ को एक वेक्टर कंसीडर कर लें, दैट इज PQ वेक्टर, तो स्टूडेंट्स इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वो होगी हमारी बेस की लेंथ। तो साइड PQ को हमने मान लिया बेस। PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया हमारी, यानी PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारी बन गई बेस यहां पर। अब स्टूडेंट्स हमें हाइट चाहिए। अब हाइट पॉइंट S के रेफरेंस से आप ड्रॉ कर चुके हैं। मुझे इस हाइट को कैलकुलेट करना है यूजिंग वेक्टर्स। अब यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना है। स्टूडेंट्स, ये हाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग वेक्टर्स? चलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान सवाल पूछ लेता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो हाइट है ये किस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है यहां पर? शाबाश जी, ये वेक्टर PS का वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम फर्ज करें कि वेक्टर PS वेक्टर PQ के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये आपके सामने एक बन गई राइट ट्रायंगल। हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हाइट होगी हमारी इनफैक्ट PS वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। जी, आप जानते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है, यानी हाइट मालूम करनी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर PS का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारी हाइट। इसे आप हाइट के कॉलम में लिखते हैं। अब बेस इनटू हाइट, बेस थी PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हाइट है PS वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। इन तीनों क्वांटिटीज का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू PS वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा।
अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन पर जरा गौर करें। ये एक्सप्रेशन फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आप सोचें कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट हो रहा है इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स, तो ये क्या बनता है? ये बनता है दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, पी क्यू क्रॉस पी एस का मैग्नीट्यूड। मैं दोबारा बोलता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी एस। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अब दूसरी हाइट पर जरा आ जाएं, जो हमने पॉइंट आर से ड्रॉ की। स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर जरा सोचें, जिस तरह मैंने एस से ड्रॉ होने वाली हाइट के बारे में आपसे सवाल किया था। इस हाइट को हम किस वेक्टर की मदद से मालूम कर सकते हैं? ये हाइट किस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है? शाबाश जी। अगर हम कह लें कि वेक्टर क्यू आर वेक्टर पी क्यू के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर क्यू आर है उसका वर्टिकल कंपोनेंट इनफैक्ट हमारी हाइट है। हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से? जी, यहां पर भी राइट ट्रायंगल बन रही है। ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू आर इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब बेस वही आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, ये हाइट आपके पास आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू आर इंटू साइन ऑफ अल्फा। स्टूडेंट्स इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी क्यू एंड क्यू आर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। स्टूडेंट्स यहां पर ही अब मैं आपको थोड़ा सा अगले स्टेप पर ले जाना चाहता हूं। स्टूडेंट्स यही जो हाइट है जो हमने पॉइंट आर से ड्रॉ की, क्या किसी और वेक्टर की मदद से भी इसको मालूम किया जा सकता है? क्या किसी और वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है? चले मैं आपको एक और हिंट देता हूं। वो वेक्टर इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है। अभी तक हम सिर्फ साइड्स शो कर रहे हैं, हमने इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स शो नहीं किए। ये स्टूडेंट्स मैंने इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। अब मुझे बताएं ये जो हाइट है जो वर्टेक्स आर से ड्रॉ हो रही है एक्सटेंशन ऑफ पी क्यू पर, ये किस डायगोनल का वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है? किस डायगोनल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है? द आंसर इज ये पी आर वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है। स्टूडेंट्स पी क्यू और पी आर फर्ज करें अगर आपस में एंगल बना रहे हैं एंगल बीटा, तो यहां पर भी एक राइट ट्रायंगल बन रही है। इसकी मदद से भी हम ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हाइट क्या होगी? जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी आर इंटू साइन ऑफ बीटा। अब बेस वही जो फर्स्ट कॉलम में आपके पास मौजूद है, बेस इंटू हाइट आप करेंगे तो अब फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी क्यू एंड पी आर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक तीसरा फॉर्मूला आ गया। अब यही कंसेप्ट जो हमने डायगोनल का यहां पर यूज किया, क्या पहले वाली हाइट पर यूज नहीं हो सकता था? जी, जो हमने वर्टेक्स एस से ड्रॉ की। जी, अब जरा आप मुझे ये बताएं कि ये जो हाइट है एस से ड्रॉ होने वाली पी क्यू पर, ये किस डायगोनल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है? जी, द आंसर इज ये वेक्टर क्यू एस का वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर हम यहां पर फर्ज कर लें कि वेक्टर पी क्यू और क्यू एस के दरमियान बनने वाला एंगल गैमा है, तो स्टूडेंट्स ये हाइट क्या होगी? जी, ये होगी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एस इंटू साइन ऑफ गैमा। तो स्टूडेंट्स बेस वही, हाइट की वैल्यू हमारे पास इनफैक्ट वही आ रही है लेकिन सिर्फ रास्ता बदल रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला इस दफा बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड क्यू एस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वन वेक्टर इज पी क्यू एंड द अदर वेक्टर इज क्यू एस। स्टूडेंट्स ये चारों रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब इन चारों रिजल्ट्स को हम थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करते हैं। इनमें एक पैटर्न है। आप अगर फर्स्ट रिजल्ट में देखें तो हमारे पास था वेक्टर पी क्यू और पी एस, यहां पर पी कॉमन आ रहा था। दूसरे रिजल्ट में था वेक्टर पी क्यू और क्यू आर, क्यू कॉमन आ रहा था। तीसरे रिजल्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स पी क्यू था और पी आर था, यहां पर पी कॉमन। और चौथे रिजल्ट में हमारे पास वेक्टर था पी क्यू और क्यू एस, क्यू कॉमन। स्टूडेंट्स
ये जो कॉमन आ जाता है दो वेक्टर्स के दरमियान पॉइंट्स, ये बुनियादी तौर पर शो करता है कि ये दो वेक्टर्स एडजेसेंट हैं। ये आप इन्हें ये भी कह सकते हैं ये कोटर्मिनस हैं, ये एक पॉइंट पर जुड़ रहे हैं। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एक पॉइंट कॉमन हो जाए तो वेक्टर्स कनेक्टेड होते हैं एक पॉइंट पर, वो वेक्टर्स कंकरेंट भी आप कह सकते हैं, एक पॉइंट पर मिल रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा यहां पर जो रिजल्ट बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपका जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेसिक कंसेप्ट है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूला का, वो है क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब वो एडजेसेंट वेक्टर्स एक साइड और एक डायगोनल भी हो सकता है, दो साइड्स भी हो सकती हैं, ये हमारा रिजल्ट बन रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी साइड पी क्यू को बेस कंसिडर करते हुए ये चार रिजल्ट्स बनाए और इन चार से ये नतीजा अखज किया। ये नतीजा अखज हो सकता है अगर आप इस टेबल को फर्दर कंटिन्यू कर ले, यानी यही नतीजा वैलिड रहेगा। आप किसी और साइड को बेस कंसिडर कर ले। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी और साइड को बेस मानते हुए इस टेबल को फर्दर बढ़ाइएगा। चार साइड्स हैं, एक साइड से चार रिजल्ट्स आए, तो फर्दर हमारे पास तीन साइड्स हैं जिनको हम बेस बना सकते हैं, तो फर्दर चार चार रिजल्ट्स आएंगे। आप हतमी नतीजा जो देखेंगे वो यही होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, आप इन एडजेसेंट वेक्टर्स को u और v कह सकते हैं, जिस तरह के हमारी बुक में कहा गया है। सो हम यहां पर कंक्लूड करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ u and v. u and v आर एनी टू एडजेसेंट वेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर्स फाइंड आउट करने का तरीकेकार अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देख लेंगे। करना क्या है, सिंपली आपको एक पॉइंट को कॉमन रखना है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में एक अच्छी डिस्कशन कर ली। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला, मदर फार्मूला क्या है, जो हमने चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था? जी, मदर फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स फौरन सोचेंगे कि सर ये तो राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ऑब्लिक ट्रायंगल हो, आपके पास एक्यूट ट्रायंगल हो, आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, इनफैक्ट मैं शॉर्ट बात करता हूं, आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, आप उस ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ ये करना होगा कि आपको किसी एक साइड को बेस और उस बेस के रेफरेंस से आपको हाइट फाइंड आउट करनी होगी। स्टूडेंट्स, बेस इंटू हाइट इंटू 1/2 ये हमारा फॉर्मूला हमारे पास ट्रायंगल में, चले मैं आपको एक ट्रायंगल दिखा देता हूं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक आ गई ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई PQR। अब अगेन वही पैटर्न, अगर आप PQ को बेस मान लेंगे तो R से आपकी हाइट ड्रॉ होगी। स्टूडेंट्स, ये हाइट जो है, ये इनफैक्ट अगर PQ बेस है तो PR का वर्टिकल कंपोनेंट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये QR का वर्टिकल कंपोनेंट है। दोनों बातें दुरुस्त हैं। स्टूडेंट्स, आप ये वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी एक वेक्टर की मदद से मालूम कर सकते हैं। कंक्लूजन हमारा वही आएगा जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की सूरत में आया था, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट वेक्टर्स। और ट्रायंगल में जब भी आप दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं वो आपस में एडजेसेंट वेक्टर्स ही होते हैं। आप कोई भी ट्रायंगल देखें, तीन वेक्टर्स हैं, आप कोई भी दो ट्रायंगल जब दो वेक्टर्स आप कंसीडर करेंगे तो वो दो वेक्टर्स आपस में एडजेसेंट जरूर होंगे, उनमें एक पॉइंट कॉमन जरूर होगा। स्टूडेंट्स, आप ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उन तीन पॉइंट से जो बनने वाली पैरेललोग्राम होगी, फोर्थ वर्टेक्स इनफैक्ट अगर ना भी गिवन हो तो वो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हाफ कर दें तो हमारे पास बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, ये हमारी डिस्कशन मुकम्मल हुई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की और एरिया ऑफ ट्रायंगल की। आइए अब इस कंसेप्ट की बेस पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 के बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स में एक ही काम है, 4 वर्टिसेस गिवन है और हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना है। स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट वेक्टर्स। अब मुझे कोई से 2 एडजेसेंट वेक्टर्स मालूम करने हैं। अब साइड्स भी हैं और डायगोनल्स भी हैं। आप डायगोनल्स को भी वेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसका बड़ा आसान तरीकेकार है, आप किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लें। यानी एक वेक्टर आ जाएगा आपका ए बी और दूसरा वेक्टर ए सी। ए अगर कॉमन है तो ए बी और ए सी ये आपके एडजेसेंट वेक्टर्स कंसीडर होंगे। ए बी के साथ आप ए डी को भी मिला सकते हैं। इसी तरह आप अगर बी को फिक्स कर लें तो बी सी और बी डी, या बी सी और बी ए, या बी डी और बी ए, ये 2 वेक्टर्स आप फाइंड आउट करके आप उसकी बेस पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम कर सकते हैं। आप सी को फिक्स कर लें, सी ए सी बी 2 एडजेसेंट वेक्टर्स होंगे, सी ए सी डी 2 एडजेसेंट वेक्टर्स होंगे, सी बी सी डी ये 2 एडजेसेंट वेक्टर्स होंगे। इस तरह अगर डी को फिक्स कर लें तो डी ए डी बी, फिर डी ए डी सी, फिर डी बी डी सी, यानी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करने के। स्टूडेंट्स, मैं सिंपल केस कंसीडर कर रहा हूं, मैं ए को फिक्स कर रहा हूं और ए बी और ए सी 2 वेक्टर्स मालूम कर लेता हूं। पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास आएगा वेक्टर ए बी। स्टूडेंट्स, वेक्टर ए बी का ब्रेकअप क्या होगा जी? ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी हमारा बनना था यहां से और ओ ए बनना था यहां से। आप ओ बी और ओ ए पहले ना बनाएं, आप डायरेक्ट काम करें इस दफा। ओ बी माइनस ओ ए, -1 माइनस 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 हो जाएगा +1, ये आपके पास आ जाएगा इसके साथ आए। उसके बाद आप यहां पर लगाएं +2 -1, ये 1, जे +2 -1 के। ये स्टूडेंट्स ए बी वेक्टर हमारे पास आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 + 1 is 0, 0 i, 2 - 1 is 1 यानी j, और 2 - 1 is 1 यानी सिंपल k। आप इसे 1k भी लिख सकते हैं। इसके बाद ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर हमारे पास आएगा c माइनस ए से -3 माइनस माइनस हो जाएगा +i, +4 - 1 j, प्लस -5 -1 k। ए सी -3 + 1 is -2i, +3j -6k। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी आ चुका। अब हमें इन 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। चूंकि हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ये 2 चूंकि एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, सो हम इन्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं। ए बी क्रॉस ए सी, डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट रो हमारी i, j और k। पहले है ए बी, तो 0 1 और 1। उसके बाद ए सी -2 3 -6। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। आए रो और कॉलम छोड़ा तो -6 -3,
माइनस जे, रो और कॉलम छोड़ा 0, माइनस माइनस हो जाएगा +2, रो और कॉलम छोड़ दिया 0 -2, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट स्टेप, ए बी क्रॉस ए सी, स्टूडेंट्स हमें वेक्टर मिल रहा है -9i -2j +2k। अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to magnitude of the cross product of any two adjacent vectors of a parallelogram। स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी बुक में जो कंसेप्ट दिया गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप दो साइड्स के जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, उन दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स को आप यूज करेंगे यहां पर। स्टूडेंट्स ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपके सामने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि जो हाइट है वो डायगोनल की मदद से भी कैलकुलेट की जा सकती है। सो जरूरी ये है कि आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं ये एडजेसेंट वेक्टर्स हो, वो दो साइड्स के वेक्टर्स भी हो सकते हैं और एक साइड और एक डायगोनल का वेक्टर भी हो सकता है। आपको दो एडजेसेंट वेक्टर्स मालूम करने हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को कॉमन रखें, आपका काम हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करते हैं, -9 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, 81 + 4 85 + 4 89, स्क्वायर रूट ऑफ 89। इसके साथ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये स्टूडेंट्स हमारा एरिया आ चुका। आप ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया इसको बदल कर भी देखिएगा, आपका यही आंसर आपको हासिल होगा। स्टूडेंट्स यहां पर एक बात और ऐड कर दूं, अगर ए बी और सी से ट्राइंगल बन रही होती, इन तीन वर्सेस से ट्राइंगल बन रही होती और हमें कहा जाता कि ट्राइंगल का एरिया मालूम करें, तो हम सिंपली क्या करते, हम इसको 2 से डिवाइड कर देते, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स अब ट्राइंगल का भी एक प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। इस प्रॉब्लम के दो पार्ट्स हैं, मैं आपके साथ सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। दोनों पार्ट्स के लिए स्टेटमेंट सेम है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट पी क्यू एंड आर। पी क्यू और आर को ज्वाइन करने से बनती है एक ट्राइंगल, हमें उस ट्राइंगल का एरिया यूजिंग वेक्टर्स मालूम करना है। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कोई से दो वेक्टर्स चाहिए। ट्राइंगल में जब भी हम कोई भी दो वेक्टर मालूम करेंगे वो इनफैक्ट एडजेसेंट वेक्टर्स ही होंगे, उनमें एक पॉइंट जरूर कॉमन होगा। सो दो वेक्टर्स मालूम कर लेते हैं। पहले वेक्टर मालूम कर लेते हैं पी क्यू और फिर पी आर। आप जानते हैं कि आपके पास और ऑप्शंस भी हैं, आप क्यू पी और क्यू आर भी मालूम कर सकते हैं, आप आर क्यू और आर पी भी मालूम कर सकते हैं। इनफैक्ट एक अल्फाबेट कॉमन होना चाहिए। पी क्यू वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ पी होगा। अब ओ क्यू और ओ पी आप दिमाग में ही प्रोसेस करेंगे। 2 - 1 i प्लस 0 - -1 ये बन जाएगा +1 j, -1 माइनस माइनस तो वो बन जाएगा प्लस, -1 + 1 k। अब यहां पर पी क्यू हमारे पास वेक्टर आ रहा है, 2 - 1 इज 1 i 1 j और -1 + 1 ये हमारे पास आ रहा है 0, सो 0 k।
अब वेक्टर पी आर मालूम कर लेते हैं। जीरो माइनस टू आई, टू माइनस जीरो जे, और वन माइनस माइनस प्लस वन बन जाएगा के। माइनस टू आई प्लस टू जे प्लस टू के, ये हमारे पास आ गया वेक्टर पी आर। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। आई, जे और के, फर्स्ट रो, पी क्यू वेक्टर 1 1 0, पी आर वेक्टर माइनस टू टू टू, आई, टू माइनस जीरो, माइनस जे, टू माइनस जीरो, प्लस के और टू प्लस टू, पी क्यू पी आर क्रॉस प्रोडक्ट टू आई माइनस टू जे प्लस फोर के। ये स्टूडेंट्स इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट पी क्यू पी आर। अब इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हम मालूम कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 4 इज 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 24 फर्दर सिंप्लीफाई क्या होगा जी, 24 होता है 6 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, जो इस 2 को कैंसिल कर देगा, सो हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल कंक्लूड करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर यूनिट्स। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। स्टेटमेंट इज विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। स्टूडेंट्स हमें तीन वेक्टर्स गिवन हैं, हमें जज करना है कि इन तीन में से कौन से वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं और कौन से वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आप बासानी खुद कर लेंगे इसको समझने के बाद। स्टूडेंट्स मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हमने जज करना हो कि ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या नहीं, तो हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं। शाबाश, चलें पहले क्रॉस प्रोडक्ट का रास्ता बता दें जी। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ जाए तो वो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। स्टूडेंट्स अगर हमें जज करना है कि कौन से दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो यहां पर कितने डिफरेंट क्रॉस प्रोडक्ट्स आपको मालूम करने होंगे जी। u और v को आपस में चेक करने के लिए आप u क्रॉस v मालूम करेंगे, u और w को आपस में चेक करने के लिए u क्रॉस w, और फिर v और w को चेक करने के लिए v क्रॉस w। जो दूसरी तरफ u क्रॉस v के साथ v क्रॉस u है वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर u क्रॉस v आपके पास नल वेक्टर आ गया तो v क्रॉस u भी नल वेक्टर ही होगा। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हुए
तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली कम्यूटेटिव हो जाएगा। दोनों सूरतों में आपका नल वेक्टर आ जाएगा। सो आपको सिर्फ 3 क्रॉस प्रोडक्ट्स यहां पर मालूम करने चाहिए, u क्रॉस v, u क्रॉस w और v क्रॉस w। इनमें से अगर कोई भी आपके पास नल वेक्टर रिजल्ट ले आया तो वो 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का रास्ता। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है जी? पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन रिकॉल करें जी। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर इफ वन इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। 2 वेक्टर्स उस वक्त पैरेलल होते हैं जब दोनों एक दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल बनते हैं। स्टूडेंट्स, ये काम जजमेंट से किया जा सकता है। आपको यहां पर बाय ऑब्जर्वेशन जज करना है कि कौन सा वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल बन रहा है। इसके लिए एक ट्रिक ये भी है कि आप देखेंगे किसी वेक्टर्स में से क्या कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, और वो कॉमन निकालने से क्या कोई दूसरा वेक्टर बरामद होता है। जरा चेक करें। यहां से हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, यहां से कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, यहां से ये है -π/2, ये -π और ये π/2। अब आप सोच रहे होंगे कि π/2 कॉमन नहीं आ रहा, यहां तो π/2 है नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि ये जो π/2 है ये 90 है। π/2 आप जानते हैं 90 है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये 90 है। तो ये बन जाएगा -90i -90j, सॉरी ये पाए तो ये 180 और +90k। अब जरा सोचें कि क्या कॉमन आ रहा है जी। आप सोचेंगे कि 90 डिग्रीज यहां पर कॉमन बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, π/2 इनफैक्ट -π/2 हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं w को, w इज इक्वल टू -π/2 कॉमन, यहां पर आ गया i। अब मैंने माइनस इसलिए लिया कि मुझे नजर आ रहा है कि ये वेक्टर हमारे पास बनने जा रहा है। ये आ गया i। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये चूंकि 90 है ये 180 है, यहां पर आ जाएगा 2j और यहां पर -k। अब i + 2j - k, i + 2j - k, ये हमारा बन रहा है वेक्टर u। -π/2 u। w इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ u, और नॉन जीरो स्केलर जो है वो है नेगेटिव। इसका मतलब है कि w और u पैरेलल तो होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 180 डिग्रीज होगा। अगर ये स्केलर पॉजिटिव होता तो ये पैरेलल इन सेम डायरेक्शन होते और इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्रीज होता। हम यहां पर लिखेंगे दिस इंप्लाइज w इज पैरेलल टू u। हमें सिर्फ पैरेलल की बात करनी थी कि पैरेलल है या नहीं, सो ये हमने कंक्लूड कर लिया, w इज पैरेलल टू u। और स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोई हमें ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि एक वेक्टर दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल बन रहा हो। अब हमें चेक करना है परपेंडिकुलर के बारे में। w और u आपस में पैरेलल हो गए। अब v रह गया कि जो परपेंडिकुलर हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, एक और बड़ी मजे की बात, अगर w और u आपस में पैरेलल हैं, ये मैंने बना दिए पैरेलल वेक्टर्स अपोजिट इन डायरेक्शन। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ रफ आपको कंसेप्ट देने के लिए किया है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता कि क्या होगा। ये हमारे पास है एक वेक्टर w और एक है u। स्टूडेंट्स, वेक्टर v हम चेक करेंगे कि वो किसी एक के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर वेक्टर v w के साथ परपेंडिकुलर हुआ तो क्या वो u के साथ भी परपेंडिकुलर होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। अगर v किसी एक के भी परपेंडिकुलर हुआ तो वो दूसरे पर भी परपेंडिकुलर होगा। स्टूडेंट्स, अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैसे हम जज करते हैं? दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं? द आंसर इज जब उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं v और
W का, V और U का, सॉरी, V और U का डॉट प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इन्हें। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो फिर V और W भी होंगे, और अगर ये ना हुए तो फिर V और W भी परपेंडिकुलर नहीं होंगे। V डॉट U, V है हमारे पास -I प्लस J प्लस K, डॉट U है I प्लस 2J माइनस K। -1 into 1 is -1, 1 into 2 is 2, plus 1 into -1 is -1. -1, -1, -2 plus 2 is 0. This implies V is perpendicular to U. हम इसके साथ अब रीजनिंग करेंगे। As W is parallel to U, so V will also be perpendicular to W. ये स्टूडेंट्स हमने फाइनल रिजल्ट बना दिया कि कौन से दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं और कौन से दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं बढ़ता हूं कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। प्रूव दैट, हमें इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल साबित करना है। स्टूडेंट्स चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस A प्लस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट ओवर एडिशन। A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B। अब स्टूडेंट्स हमें नल वेक्टर आंसर लाना है। अब यहां पर नल वेक्टर उसी सूरत में आ सकता है कि अगर यहां पर कैंसलेशन हो। यह है हमारे पास A क्रॉस B, इसको कैंसिल करने के लिए हमारे पास चाहिए -A क्रॉस B। हमारे पास यहां पर मौजूद है B क्रॉस A। अगर हम इन दोनों की जगह बदलेंगे तो आप जानते हैं कि B क्रॉस A इक्वल होता है -A क्रॉस B के। -A क्रॉस B A क्रॉस B को कैंसिल कर देगा। A क्रॉस C को कैंसिल करने के लिए हमें चाहिए -A क्रॉस C। इन दोनों की जगह बदलने से हमें हासिल होगा -A क्रॉस C, और B क्रॉस C को कैंसिल करने के लिए -B क्रॉस C हमें यहां से हासिल होगा। सो इन तीन वेक्टर्स की जगह बदलने से इनके नेगेटिव वेक्टर्स बना लेते हैं। A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C माइनस A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C और माइनस B क्रॉस C। ये स्टूडेंट्स अब कैंसलेशन A क्रॉस B माइनस A क्रॉस B से कैंसिल, A क्रॉस C माइनस A क्रॉस C से कैंसिल और B क्रॉस C माइनस B क्रॉस C से कैंसिल। अब स्टूडेंट्स ये वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है। सो जो फाइनल आंसर होगा वो भी हमारा एक वेक्टर होगा और वो होगा नल वेक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। हम बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। इफ सम ऑफ दीज वेक्टर्स इज इक्वल टू अ नल वेक्टर देन प्रूव दैट। स्टूडेंट्स हमें बताया जा रहा है कि इन तीन वेक्टर्स का सम नल वेक्टर है, यह साबित कर दो। स्टूडेंट्स इस बात को बेस बनाना है और इसको साबित करना है। अब इसको साबित करने के हमारे पास दो हिस्से हैं।
पहले हम किसी दो को आपस में इक्वल साबित करेंगे और फिर पेयर बदल देंगे, उन दो को आपस में इक्वल साबित करेंगे और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए साबित हो जाएगा कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, हम जो गिवन है वो कंसीडर करते हैं। गिवन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू नल वेक्टर। हमें स्टूडेंट्स यहां पर नजर आ रहा है a क्रॉस b क्रॉस c और c क्रॉस a। इसका मतलब है कि हमें यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। अब किस वेक्टर के साथ करना है? हमारे पास a भी ऑप्शन है, b भी ऑप्शन है और c भी ऑप्शन है। आप लेफ्ट साइड से भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं और राइट साइड से भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। मैं यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा हूं लेफ्ट साइड से a के साथ। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद a। राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी, दोनों बातें दुरुस्त हैं। a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस नल वेक्टर। अब a क्रॉस a, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आता है, ये फारिग। a क्रॉस b, a क्रॉस नल वेक्टर, ये भी नल वेक्टर। ये वेक्टर दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस a क्रॉस c बन जाएगा। माइनस a क्रॉस c की अगर आप जगह बदलेंगे तो ये आ जाएगा c क्रॉस a। दोबारा देख लें, नल वेक्टर माइनस a क्रॉस c, दूसरी तरफ जाकर जगह बदली तो c क्रॉस a बन गया। इसको नाम दे दें 1 का। हमने इन दोनों को आपस में इक्वल साबित कर दिया। अब स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वेक्टर बदल ले। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद b। अब मैं b से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस नल वेक्टर। अब स्टूडेंट्स, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर, यहां पर भी नल वेक्टर। ये हमारे पास आ गया b क्रॉस c। हमें b क्रॉस c चाहिए, इसको कुछ नहीं करना। ये है b क्रॉस a। b क्रॉस a नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए a क्रॉस b। b क्रॉस a दूसरी तरफ जाकर होगा सब्ट्रैक्ट, माइनस b क्रॉस a। जगह बदलेंगे तो बन जाएगा a क्रॉस b। इसको नाम दे दें 2 का। स्टूडेंट्स, 1 में क्या हो रहा है? a क्रॉस b इक्वल है c क्रॉस a के, और 2 में क्या हो रहा है कि a क्रॉस b इक्वल है b क्रॉस c के। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया? a क्रॉस b। a क्रॉस b इसके भी इक्वल है और a क्रॉस b इसके भी इक्वल है। इसका मतलब है ये तीनों आपस में इक्वल है। यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी on 1 and 2, we have a cross b is equal to b cross c is equal to c cross a proved। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। आप इन प्रॉब्लम से रेलेवेंट एग्जांपल जो हैं वो खुद सॉल्व कीजिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।